बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कंप्यूटर विजन को। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हम चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें डिजिटली हमारे पास जो है वो व्यू की जा सकती हैं, किस तरह से हम इमेजेस को प्रोसेस करके उनसे इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों इमेजेस से वीडियो से हमारे पास डिफरेंट जो एनिमेटेड चीज़ें आ जाती हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। सो उनको देखते हुए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज़ कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्यों इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं? बेसिकली कंप्यूटर विजन के अंदर भी हम मशीन के थ्रू चीज़ों को देखते हैं। जब मशीन के थ्रू चीज़ों को देखते हैं तो इट्स मीन हमारी मशीन्स एनेबल हो जाती हैं चीज़ों को विजुलाइज करने के अंदर। अब चीज़ों जब व्यू करना शुरू कर देती हैं, मशीन देखना शुरू कर देती हैं, तो डेफिनेटली उनका कोई ना कोई मकसद होता है। और वो मकसद क्या होता है कि उनसे हमने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी होती है, कोई ना कोई उससे हमने डिसीजन मेकिंग करानी होती है। कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास अगर हम थोड़ा सा कंप्यूटर की जनरेशन्स को देखें तो आज हम 5th जनरेशन के ऊपर खड़े हैं और जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो 5th जनरेशन के ऊपर है, चल रही है। और 5th जनरेशन का एम और टारगेट क्या है? दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हमारे पास चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो चीज़ों के अंदर थिंकिंग करें, मीन्स थिंकिंग भी करें और साथ में एक एडिशनल चीज़ दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। थिंक करने के साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी करें। कौन करे? मशीन्स करें। अब मशीन्स कैसे चीज़ों के अंदर डिसीजन मेकिंग करेंगी, किस तरह से उसके अंदर थिंक करेंगी, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पेश आती है कि कंप्यूटर जब देखेगा, मशीन देखेगी तो तब वो उसके बारे में थिंक करेगी ना, उसके बारे में फिर डिसीजन मेकिंग करेगी, उसके बारे में फिर कोई नेक्स्ट पर्सपेक्टिव लेगी एंड देन आगे प्रोसेसिंग करेगी। प्रोसेसिंग करवाने के लिए हम किस चीज़ को फिर जो है वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि कंप्यूटर विजन को हम देखें कि कंप्यूटर विजन जो है वो किस तरह से मशीन जो है चीज़ों को देखती है और किस तरह से फिर उससे आगे विजुलाइज करके चीज़ों को जो है वो आगे उससे इंफॉर्मेशन को गेट करती है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मशीन्स दैट सी। मीन्स कंप्यूटर विजन के अंदर जो चीज़ें हम जिसको हम टारगेट करते हैं वो होती हैं मशीन्स जो कि देख सके। अब अल्लाह ताला ने इंसान को तो देखने के लिए आँख दे दी है, अब आँख से देख सकता है, लेकिन मशीन्स के पास आँख नहीं है। तो हमें मशीन्स के अंदर क्या लगाना पड़ेगा? आप देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, इन सब के अंदर हमने एक आँख लगा दी है, दैट इज़ कैमरा। अब वो करती क्या है? जैसे ही आपका कोई वीडियो या कॉल वगैरह इस तरह की आती है, ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन हो जाता है, मीन्स मशीन देखना शुरू कर देती है, चीज़ों को गेट करना शुरू कर देती है। ये कंप्यूटर विजन का ये टारगेट और एक एम है, कंसर्न्ड विद द थ्योरी फॉर बिल्डिंग आर्टिफिशियल सिस्टम दैट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस। हमारा टारगेट ये है कि हमने इंफॉर्मेशन को गेट करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है इमेजेस से। एक इमेज है, हर एक का सोचने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मशीन चीज़ों को एक ही एंगल से देखेगी, एक ही तरह से सोचेगी। दो लोग हैं, दो लोगों के सामने एक तस्वीर रख दी जाए और उनसे कहा जाए कि इसके ऊपर आर्ग्यू किया जाए या इससे इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल रही है, तो उन दोनों के जवाब के अंदर डिफरेंस आ सकता है। लेकिन कंप्यूटर जब चीज़ों को लेगा तो वो चीज़ों को हर दफ़ा एक ही एंगल से जो है वो सोचेगा। The image data can take many forms such as video, sequence, depth images, views from multiple cameras or multi-dimensional data from medical scanner। अब इमेजेस की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म कौन सी हो सकती है? दैट इज़ वीडियो सीक्वेंस के हमारे पास वीडियोस को आपस में मर्ज किया जाता है या वीडियो के अंदर कुछ सीक्वेंस लगाया जाता है, वीडियो एडिटिंग की जाती है। नेक्स्ट है डेप्थ इमेजेस आ जाती हैं, या मल्टीपल कैमरा से एक ही पिक्चर को डिफरेंट कैमरा से हमने जो है वो कैप्चर किया है, या मल्टी डायमेंशनल डाटा ले लिया। मल्टी डायमेंशनल क्या है कि हमारे पास एक ही डाटा है लेकिन उसकी डायमेंशंस डिफरेंट हैं। डायमेंशंस डिफरेंट कैसे हैं कि उसके अंदर जैसे एक हम वेबसाइट के अंदर चीज़ को यूज़ करते हैं, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास होम टैब के ऊपर भी यूज़ हो रही है, कॉन्टैक्ट अस में भी यूज़ हो रही है, लेकिन उसका यूजेज जो है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज जो है वो डिफरेंट है हमारे पास। मल्टी डायमेंशनल डाटा हो सकता है। और फिर मेडिकल स्कैनर से हमने डाटा
मेडिकल स्कैनर के अंदर जिस तरह आप अल्ट्रासाउंड है, MRI मशीन है हमारे पास, ब्रेन ट्यूमर आपके पास सेंसिटाइज करने के लिए, ECG करने के लिए मशीन आ चुकी हैं, उसके अंदर भी कैमरा लगा होता है जो कि हमारे पास अंदर की इंटरनल व्यू को जो है वो दिखा रहा होता है। सो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं इमेजेस की, जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं। कंप्यूटर विजन का जो एम होता है दैट इज मेक कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड इमेजेस एंड वीडियोस। करें क्या कि कंप्यूटर करता क्या है, इमेजेस और वीडियोस को अंडरस्टैंड करे। अभी आपके सामने जो ये तस्वीर आ रही है, अब तस्वीर के अंदर से 3 सवाल बेसिकली हमारे पास जनरेट हो जाते हैं। ये सीन किस तरह का है, कार्स कहाँ पर पार्क हुई हुई हैं, और तीसरी चीज़ कि बिल्डिंग जो पीछे नज़र आ रही है उसका क्लियर व्यू तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो कितनी दूर है जो है कार से, या जो इमेज कैप्चर हो रही है वहाँ से कितना डिस्टेंस है। अब कईयों के नज़दीक अब यही एक इमेज है, इंसान अगर इसको देखे तो उसके नज़दीक, किसी के नज़दीक ये गुड डिज़ाइन हो सकता है, किसी के नज़दीक ये बैड डिज़ाइन हो सकता है। HCI पूरी की पूरी फील्ड आज हमारे पास आ चुकी है जो कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करती है, गुड और बैड डिज़ाइन के ऊपर, कि हम इमेजेस के अंदर देखें कि आइदर इमेजेस जो है वो इन्फॉर्मेशन दे भी रही हैं कि नहीं। गुड डिज़ाइन वो होगा जिसके अंदर हम जो टारगेट इन्फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं वो अचीव हो रही हो, और बैड डिज़ाइन वो होता है जिसके अंदर हम जो चीज़ टारगेट करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को फोकस करना चाह रहे हैं, वो चीज़ फोकस नहीं हो रही या क्लियर जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। सो अगर हम देखें इस पिक्चर को तो हमारे लिहाज से इस गुड पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि नेचर और एनवायरनमेंट के बारे में ये जो है ना पिक्चर है, तो देन तो ये गुड डिज़ाइन है। लेकिन अगर इसके अंदर से मुझे इन्फॉर्मेशन ये लेनी है कि इसके अंदर घर कितना दूर है, या घर का व्यू लेना था कि घर के अंदर क्या कुछ है, उसका फ्रंट एलिवेशन क्या है, सो वो तो मुझे इसमें क्लियर नहीं हो रही, तो मीन्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इन्फॉर्मेशन जो हमने लेनी है, कंप्यूटर ने लेनी है आपकी इमेजेस और वीडियो से, तो उसका कॉन्टेक्स्ट अगर ठीक है तो देन उससे इन्फॉर्मेशन भी ठीक तरीके से जो है वो गेट हो जाएगी। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे पास यूज़ होते हैं आपके पास कंप्यूटर विजन के अंदर, तो बेसिकली कंप्यूटर विजन के अंदर हमारे पास 3 जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो एक इटसेल्फ कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर क्यों, जहाँ पर हमने चीज़ों को विजुअलाइज करना है, जहाँ पर चीज़ों को देखना है, मीन्स स्क्रीन, जहाँ पर हमने चीज़ों की आउटपुट को देखना है, जहाँ पर चीज़ों की इंटरप्रिटेशन करनी है। दूसरी चीज़ वो है हमारे पास कैमरा, जिस चीज़ ने हमें चीज़ों के ऊपर फोकस बना के देना है, जिस चीज़ ने एट द एंड हमारे पास कैप्चरिंग करनी है, जिस चीज़ ने एट द एंड टारगेट को टारगेट करना है। सो ये हमारे पास जो है 2 चीज़ें तो आ गई। कंप्यूटर विजन नाम से बता रहे थे, कंप्यूटर होगा, विजन में कोई ना कोई जो आपके पास कैमरा या सेंसर होगा। तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपके पास लाइटिंग या सीन होगा जिसको हमने कैप्चर करना है। कोई भी चीज़, कोई भी टारगेट, कोई ऑब्जेक्ट या सीन जिसको आपने टारगेट करना है, वो भी आपके पास कंपोनेंट के अंदर इन्वॉल्व होगा। अब कंपोनेंट को कैमरे के अंदर, कैमरे की आंख में लाने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होगी, दैट इज़ लाइटिंग। लाइटिंग क्या है कि हम लास्ट में लेक्चर्स में पढ़ते थे, इल्यूमिनेशन, ब्राइटनेस, ये इफेक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि चीज़ों को फोकस करवाने में मदद दे रहा होता है, चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करने में, चीज़ों के ऊपर फोकस करवाने में, चीज़ों को टारगेट करवाने में आपका लाइटिंग इफेक्ट जो है वो बेसिकली चल रहा होता है, जो चीज़ों को क्लियर पिक्चर दे रहा होता है। अगर लाइटिंग इफेक्ट अच्छा ना हो तो क्या होती हैं, चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, एम्बिग्विटी आ सकती है, सीन क्लियर नहीं होगा, उससे इंफॉर्मेशन ठीक से गेट नहीं होगी। तो मीन्स 3 चीज़ें आपका बेसिकली कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर विजन के। फर्स्ट वन इज योर कंप्यूटर, सेकंड वन इज योर कैमरा, एंड थर्ड वन इज योर सीन, जिसको आप कैप्चर करने जा रहे हो। और उसके अंदर एक जो हम चीज़ को मेक श्योर करते हैं वो आपका लाइटिंग इफेक्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, जहाँ कैमरे ने आपके टारगेट करके उस सीन को कैप्चर करना है। जैसे आजकल नाइट विजन कैमराज आ गए। नाइट विजन कैमराज के अंदर क्या है कि जैसे ही उसके सामने से ऑब्जेक्ट गुजरता है तो क्या करता है, उसके कैमरे के अंदर से लाइट चल पड़ती है ऑटोमेटिकली और वो चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। सो नाइट विजन कैमराज भी आपके पास आ गया, जो कि आपके पास चीज़ों के अंदर मीन्स लाइटिंग इफेक्ट को बना के तो चीज़ों को क्लियरली जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। कंप्यूटर विजन वर्सेस ह्यूमन विजन क्या है?
इंसान किस तरह से चीज़ों को देख रहा है कि हमें तो क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है, क्लियर फोटो नज़र आ रही है, लेकिन कंप्यूटर कैसे देख रहा है? कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर नंबर्स के थ्रू चीज़ों को गेट कर रहा होता है, नंबर सिस्टम वहाँ पर चल रहे होते हैं। इंसान देख रहा है चीज़। अब इंसान के सामने क्या चल रहा है? इंसान के सामने चीज़ों की सामने विजुअलाइजेशन चल रही है कि उसके सामने कोई ना कोई बिल्डिंग है और वहाँ पर स्टेयर्स हैं, कोई विंडोज़ हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमने बात की थी कि बाइनरीज के अंदर काम करता है और नंबर सिस्टम पे करता है। तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है कि आपके फिर ये सिस्टम, ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं जो आपके कंप्यूटर के थ्रू जो है फिर चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। मीन्स जो डिफरेंट सिनेरियोज आपके पास हैं, इंसान के देखने का और कंप्यूटर को देखने का, चीज़ों को सेंस करने का तरीका डिफरेंट होता है। वीएन इज रियली हार्ड। वीएन हार्ड क्यों है? क्योंकि आपको दो लोगों की बात की जाए, इस पिक्चर के अंदर आपके पास शतरंज वगैरह खेली जा रही है। अब इसके अंदर दो लोग होंगे, वो इस चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखेंगे। लेकिन मशीन ने क्या है? मशीन के पीछे बैकएंड पे कोई ना कोई रिजल्ट सेव किए हुए हैं, उसने उसी के ऊपर काम करना है। लेकिन इंसान जब देखेगा, हर एक इसके ऊपर डिफरेंट एंगल से जो है वो सोचते हुए आगे डिसीजन मेकिंग करेगा। सो मीन विजन हमारे पास टोटली हार्ड इसलिए होता है कि जब पर्सपेक्टिव आ जाता है या परसेप्शन की बातें आ जाती हैं, तो परसेप्शन टू परसेप्शन या पर्सन टू पर्सन वेरिएंस आना शुरू हो जाता है। चीज़ों के अंदर हमारे पास चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और उस चेंजेस की वजह से डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। नीचे हमारे पास लिखा है मोर ह्यूमन ब्रेन डिवोटेड टू विजन दैट एनीथिंग एल्स, कि एक हमने जितना जो है ना ब्रेन के अंदर विजन को जितने फोकस दिया हुआ है ना हमने, उतना किसी और चीज़ को नहीं दिया हुआ। क्योंकि अब ब्रेन जो है, ब्रेन हमेशा डिसीजन मेकिंग करता है। आपके सामने कोई पिक्चर गुजरती है, कोई चीज़ गुजरती है, आपका दिमाग उसके बारे में कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देती है। वो कैसे देती है? क्योंकि नेचुरल जो ह्यूमन साइकी है वो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को गेट करती रहती है और उसके मुताबिक जो है वो डिसीजन मेकिंग करवा रही होती है। सो वीएन इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। वीएन मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों है? क्योंकि आपके पास सिर्फ हम कंप्यूटर साइंसेज के अंदर इसको यूज़ नहीं कर रहे, आगे कंप्यूटर साइंसेज की मुख्तलिफ जो हमारे पास ब्रांचेज आ जाती हैं या डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं और डिफरेंट हमारे पास रिसर्च एरियाज आ जाते हैं, वहाँ पर भी आज कंप्यूटर वीएन जो है वो यूज़ हो रहा है। जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज हमारा एम ही 5th जनरेशन का यही है कि हम एआई को यूज़ करें और एआई के अंदर हमारे पास मशीन्स हैं और कैमराज हैं, सेंसर्स हैं, यही हैं जो चीज़ों के बारे में थिंक कर रहे हैं, आगे उनको जो है वो एक्शन लेने पे जो है मजबूर करते हैं। मशीन की लर्निंग करवा देते हैं। कैसे? मशीन को हम कोई ना कोई ट्रेनिंग करवाते हैं, डिफरेंट डाटा सेट्स के ऊपर मशीन की ट्रेनिंग करवा देते हैं और ट्रेनिंग करवाने के बाद मीन्स उसके अंदर मुख्तलिफ जो है रिज़ल्ट स्टोर करवा देते हैं, मुख्तलिफ उसकी सिनेरियोज उसके सामने से गुजार देते हैं ताकि मशीन के सामने नेक्स्ट कोई इस तरह की चीज़ आए तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर सके। जैसे हमारे पास चैट बॉट्स हैं, चैट बॉट्स के अंदर कुछ चैट बॉट्स हैं जैसे उनके अंदर हाई लिखें तो वो हाई का जवाब हाई देंगे, लेकिन कुछ चैट बॉट्स हैं जिनके अंदर हाई लिखें तो वो जवाब हेलो देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उस तरह से करवाई गई है। सो डिपेंड्स ऑन कि आपकी ट्रेनिंग ऑफ डाटा सेट किस तरह का है। नेक्स्ट हमारे पास रोबोटिक्स के अंदर रोबोट्स वगैरह जितने हैं, क्योंकि रोबोट्स के अंदर भी हमारे पास कैमरा चलता है और कोई ना कोई हार्डवेयर होता है जो हमारे पास काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है सिग्नल प्रोसेसिंग। तो सिग्नल प्रोसेसिंग में क्योंकि हमारे पास जितने भी सिग्नल हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स मूव करते हैं, तो वहाँ भी हमारे पास कंप्यूटर विजन का जो है वो पूरा सिनेरियो एक्टिव हो जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स आ जाती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्योंकि जहाँ विजुअलाइजेशन की बात आएगी वहाँ कंप्यूटर विजन की भी बातें आएंगी। इमेजिंग, जहाँ पर कैमराज हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। अब जितने स्मार्ट कैमराज हैं, मोबाइल फ़ोन कैमराज हैं, वो सारे उनके अंदर आपके पास ऑप्शन है कंप्यूटर विजन की ही कि सेंसर लगा हुआ है जो इमेज को फोकस बनाता है, टारगेट करता है ऑब्जेक्ट को और उसके बाद आपके पास कैप्चरिंग करता है। न्यूरोबायोलॉजी आपके पास ब्रेन ट्यूमर्स और इन चीज़ों के अंदर सारी आपके पास कंप्यूटर विजन ही यूज़ हो रहा है। HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर आपकी जितनी ऑप्टिमाइजेशन है, जितना भी काम है वो सारा कंप्यूटर विजन के थ्रू हो रहा है। मैथमेटिक्स हम भी पढ़े थे, मैथमेटिक्स जब हम सॉल्व कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर तो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस की बातें हो रही थी।
तो जितना भी ज्योमेट्री की बातें आ रही हैं, कोऑर्डिनेट्स की बातें आ रही हैं, वर्टिसेस की बातें आ रही हैं, मैट्रिसेस की बातें आ रही हैं, तो वो सारी कंप्यूटर विजन के अंदर इन्वॉल्व हैं जी आपके पास. सो दैट्स वाई कंप्यूटर विजन इज मल्टी डिसिप्लिनरी. सो वाई कंप्यूटर विजन मैटर्स. कंप्यूटर विजन हमारे पास क्यों? क्योंकि आज हम घरों में सिक्योरिटी कैमरास लगवाए हुए हैं, हमने ऑफिसेज में सिक्योरिटी कैमरास लगवाए हुए हैं, हर बिल्डिंग के अंदर एक छोटी सी छोटी दुकान पे कैमरा लगे हुए हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए. मकसद क्या है कि कंप्यूटर विजन की आज इतनी ज़रूरत पेश आ गई है कि हम इसके बगैर गुजारा नहीं कर पा रहे. मोबाइल फ़ोन के अंदर भी हमारे पास कंप्यूटर विजन है, हेल्थ सिस्टम के अंदर कंप्यूटर विजन है, गाड़ियों के अंदर हमारे पास कैमराज लगे आ गए हैं. हम बच्चे खेल रहे हैं जिस एरिया में, प्लेइंग एरिया के अंदर हमने कैमराज फिट कर दिए हैं. बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कहीं गेमिंग कर रहे हैं, वहाँ पर ग्राफिकली हमारे पास जो डाटा मौजूद है वहाँ पर हमारे पास इन्वॉल्व हो गए, जैसे गेम्स हैं, एनिमेटेड मूवीज़ हैं, एक्सेस वगैरह के अंदर. तो मीन्स हर चीज़ के अंदर कंप्यूटर विजन हमारे पास कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी कंप्यूटर विजन जो है वो अपना रोल जो है वो अदा कर रहा है. ये बेसिकली हिस्ट्री है कंप्यूटर विजन के बारे में कि कहाँ से आई थी, कहाँ इसके किसने, कौन इसका फाउंडर है और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या थी और पहली दफ़ा किसने इसके बारे में जो है वो आइडिया दिया था. यू कैन गो थ्रू इट एंड रीड इट योरसेल्फ. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हाउ विजन इज़ यूज नाउ. कहाँ कहाँ हमारे पास कंप्यूटर विजन रियल टाइम में यूज़ हो रहा है. दैट इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन. आपके पास अक्सर ये इंटरमीडिएट के अंदर आप लोग MCQs को सॉल्व करते थे, लेकिन वहाँ पर OMR शीट्स यूज होती थी. OMR शीट्स क्या करती थी, आप बबल शीट के ऊपर आप चीज़ों अपने जो है वो आंसर्स को टिक मार कर देते थे या बबल बना देते थे. मशीन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हुए उसको विजुलाइज करती थी और उसके रिजल्ट को स्टोर करा के आपके मार्क्स वगैरह को जो है वो फाइनलाइज कर देती थी. इसी तरह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन भी है. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन नंबर प्लेट्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए अक्सर जो लाहौर के अंदर सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए हैं जो इशारों के ऊपर, जहाँ पर ई चालान सिस्टम आपके पास इंट्रोड्यूस करवाया गया, वहाँ पर यही किया जा रहा है कि आपके कैमरा जो है वो फोकस कर रहे हैं थ्रू ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन आपकी नंबर प्लेट्स को. सो वो क्या है, वहाँ से सारे डाटा आपका जो है वो फैच हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है. मीन्स इंफॉर्मेशन OCR के थ्रू जो है वो गेट कर रहे हैं. सो ये हमारे पास एक रियल टाइम एग्जांपल है. देन फेस डिटेक्शन. फेस डिटेक्शन के अंदर नए जितने भी हमारे पास कैमराज आ रहे हैं, आईफोन हर साल एक आपके पास वेरिएंट अपग्रेड करता है, अपना नया मॉडल देता है. उसके अंदर एक चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, दैट इज़ कैमरा के जो सेंसर है उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं. लास्ट आईफोन 13 या 12 आया था तो उसके अंदर 2 कैमराज थे, 2 सेंसर्स लगे हुए थे. नेक्स्ट आपके पास 14 या 13 के अंदर भी 3 कैमराज हैं. वजह क्या है कि वो किस चीज़ को जो फोकस किए हुए हैं, उन लोगों को भी पता है कि लोगों के नज़दीक कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है. मीन्स कंप्यूटर विजन आपके पास आज लोगों की भी ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत है और बिजनेस पर्पसेस के अंदर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट आ गई है. फेस डिटेक्शन, जितने भी आपके पास डिजिटल कैमराज आ रहे हैं, जितनी भी मशीन्स आ रही हैं, उसके अंदर फेस डिटेक्शन को रखा जा रहा है. आपके पास बायोमेट्रिक मशीन है, वहाँ पर भी फेस डिटेक्शन के थ्रू जो है वो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है. मीन्स आपके फेस की डिटेक्शन करता है और वहाँ भी तो कैमरा ही लगा हुआ है, कैमरा फेस डिटेक्ट करता है और आपको आगे जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. मीन्स वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आगे प्रोसेस करवा रहा है. देन स्माइल डिटेक्शन. अक्सर मोबाइल फ़ोन के अंदर आप शटर्स को यूज़ करते हो. मीन वो आपकी जो है 12 पिक्चर्स ले रहा होता है, उस पिक्चर्स में से जो आपको जिस तरह की इन्फॉर्मेशन को देनी होती है उस तरह की इन्फॉर्मेशन एज अ इनपुट देते हो और उससे रिजल्टेंट ले लेते हो. मीन अगर हमें स्माइल को डिटेक्ट करवाना है तो आपका शटर जो है जहाँ जहाँ स्माइल आ रही होगी उसमें से पिक्चर को कैप्चर कर लेगा, उन पिक्चर्स को अलग कर लेगा, बाकी पिक्चर्स को आपकी जो है वो छोड़ देगा. मीन्स आप टारगेटेड होके अपने टारगेट को अचीव कर रहे हो, ना कि आप सिर्फ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को लो और उसमें से सिलेक्शन करो. मींस आज आपकी कंप्यूटर विजन इतना एनेबल कर दिया है, इतना सेंसिटाइज कर दिया है या इतना आपको मैच्योर कर दिया है कि आप एक चीज़ से इन्फॉर्मेशन अपने मुताबिक आपने लेनी शुरू कर दी है. नेक्स्ट आ जाता है विजन बेस्ड बायोमेट्रिक्स. विजन बेस्ड बायोमेट्रिक्स, ये एक जो पिक्चर आपके सामने है,
हमारे पास फॉरेनर्स आए हुए थे पाकिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान की तरफ वो जो है ना, जब हमारे पास बम्बार्डमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पर बम धमाके हो रहे थे, तब की ये पिक्चर है। वहाँ पर वो इसके ऊपर पूरी जो है ना डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे। डॉक्यूमेंट्री बनाने, वीडियो बनाने के दौरान जो है, उनकी वीडियो के अंदर इस लड़की की तस्वीर भी आ गई। अब इस लड़की की तस्वीर ने ये चीज़ जो है डिफाइन की कि इसकी जो आयरस है, आयरस का पैटर्न जो है वो बहुत यूनिक किस्म का है। दुनिया के अंदर बहुत कम लोगों का जो आयरस है वो इस तरह का जो है वो पाया जाता है। अब कंप्यूटर विजन ने हमें एनेबलिंग दी कि अगर वो वीडियो ना बनाते और वीडियो से वो इंफॉर्मेशन गेट ना करते, इमेजेस ना बनती, तो ये इंफॉर्मेशन भी गेट नहीं हो सकनी थी। मींस एक वीडियो ने इमेज बनाई और इमेज से आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक जो एक्सट्रैक्ट होगी कि इस तरह का जो आयरस है, इस तरह का आयरस का जो पैटर्न है वो जो है वो हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये दो लड़की और ये एक बूढ़ी खतून है, दोनों के आयरस का पैटर्न बहुत यूनिक किस्म का था। इसकी डिटेल आप विकिपीडिया के ऊपर जो है ना लिंक लगा हुआ है, आप यहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हो। सो ये क्या था कि पूरी दुनिया के अंदर कम लोग हैं जिनका आयरस का पैटर्न इस तरह का है। सो नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास कंप्यूटर विजन के अंदर कुछ स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स के अंदर शेप कैप्चर आ जाती है। आजकल आपके पास फिल्टर्स वगैरह आ गए, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी फिल्टर्स वगैरह आ गए। एक ही पिक्चर है, इंसान की पिक्चर है, आप उससे जानवर की पिक्चर बना देते हो। कैसे? सिर्फ शेप कैप्चरिंग से, स्पेशल इफेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करके, अप्लाई करके। सो हमारे पास ये लेफ्ट पे एक, राइट साइड पे एक पिक्चर थी। इसी पिक्चर की रेंडरिंग करते हुए आपके पास जो शेप कैप्चर हुई है वो डिफरेंट एंगल में आपको शो हो रही है। ये मैट्रिक्स मूवी के अंदर यूज़ की गई है। आजकल जितनी भी एनिमेटेड मूवीज़ बन रही हैं उनके अंदर यही काम हो रहा है कि आपके पास स्पेशल इफेक्ट्स को जो है वो ऐड किया जा रहा है और आपके पास जो है वो विजुअलाइजेशन इस तरह की दी जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल इफेक्ट्स के अंदर मोशन कैप्चर। मोशन कैप्चर क्या है? अक्सर आपको टाइल्स, दरख्तों के अंदर आप अगर गौर से देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि कोई इंसानी चीज़ खड़ी है या इंसान खड़ा है जो आपके साथ बात कर रहा है। तो वो क्या है? वो आपके पास मोशन कैप्चर होता है या स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपके सिर्फ माइंड को उस तरह का आपको देखने पे मजबूर कर रहे होते हैं। देन मेडिकल इमेजिंग के अंदर कंप्यूटर विजन, हमने पहले बात की कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, MIR हो गया, MRI होगी, जितनी भी ये काम है, जितनी भी ये आपके पास इनको डायग्नोज करने के लिए आपके पास कंप्यूटर विजन इन्वॉल्व हो रहा है। करता क्या है? पिक्चर लेते हैं इंटरनल व्यू की और उससे फिर हम नेक्स्ट जो है डायग्नोसिस करते हैं कि इधर पेशेंट को जो है वो मसला किस जगह पर है। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर हमारे पास जो चैलेंजेस आते हैं, द फर्स्ट वन चैलेंज इज अबाउट इल्यूमिनेशन। हमने जब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स भी पढ़े थे वहां भी हमने पढ़ा था लाइटिंग इफेक्ट आपके पास अच्छा होना चाहिए। देन क्या होगा? आप टारगेट को, ऑब्जेक्ट को, अपनी पिक्चर को या जो सीन है उसको कैप्चर अच्छे से कर सकोगे। सो अगर आपके पास लाइटिंग इफेक्ट लेफ्ट के ऊपर आपके पास सेंटर में नीचे लाइट रख दी गई है ज़मीन के ऊपर, तो इफेक्ट किधर पड़ रहा है? साइडों पे, जिससे आपके पास फेसेस वगैरह क्लियर नहीं हो रहे। राइट साइड पे जो पिक्चर है वहां पर आपके पास पिक्चर है लेकिन ब्लैक एंड वाइट है, इससे भी थोड़ी क्लैरिटी नहीं हो रही। लेकिन जब सेंटर के अंदर जो पिक्चर है इसके अंदर लाइटनिंग इफेक्ट, इल्यूमिनेशन को हमने बेहतर किया है, ब्राइटनेस आई है या लाइट आई है, तो उससे क्या हुआ है? फेसेस वगैरह हर चीज़ क्लियर हो गई है। मीन्स आज हमारे पास जो चैलेंज है दैट इज़ इल्यूमिनेशन, कि हमारे पास अगर लाइटिंग इफेक्ट अच्छा ना हो तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि हमारे पास चीज़ें कैप्चर ठीक से नहीं हो पाती। तो उसके दौरान हमारे पास चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं बन पाता। चीज़ों के ऊपर फोकस ना बनने से नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन गेट करना चाह रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन ठीक से मशीन गेट नहीं कर पा रही होती। उसके अंदर फॉल्सी डाटा, आउटलायर्स आने का खदशा होता है। आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारे इन्फॉर्मेशन से या हमारे डाटा से जो है उनका आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता या आउटपुट से वो इररेलेवेंट होती हैं। मींस आउटलायर्स वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे पास हमें
आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं और हमारी आउटपुट के ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता। सो इल्यूमिनेशन के अंदर अगर लाइटनिंग इफेक्ट अच्छा होगा, लाइटनिंग इफेक्ट अच्छा होने से फ़र्क क्या पड़ता है कि हमारे पास चीज़ों की विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है और कंप्यूटर विजन इन्हीं के ऊपर जो है वो टारगेट करता है। लास्ट के ऊपर हम जो देख रहे थे कंपोनेंट्स के ऊपर, तो कंपोनेंट्स में यही चीज़ें टारगेट कर रहे थे कि हमारा लाइटनिंग इफेक्ट अच्छा होगा तो हमारे पास जो कैमरा है, वो जो सेंसर है, वो अच्छे तरीके से जो है वो आपके सीन को कैप्चर कर सकेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैलेंजेस के अंदर स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होती है? स्केलेबिलिटी आपको पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहा है, स्मॉल आपके पास बंदा है लेकिन उसके ऊपर लोड कितना डाल दिया गया, हमने बड़ी चीज़ उसको दे दिया और बड़े इंसान को छोटी चीज़ दे दी है। मीन स्केलेबिलिटी का इशू आ सकता है। एक पिक्चर के अंदर से इंफॉर्मेशन इस तरह से जो है वो गेट नहीं हो पा रही, उससे इंफॉर्मेशन इस तरह से नहीं मिल पा रही ड्यू टू स्केलेबिलिटी इशू। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग नाउअडेज। नेक्स्ट चैलेंज इज अबाउट डीफॉर्मेशन। डीफॉर्मेशन क्या है? एक पिक्चर्स हमें डिफरेंट जो है वो एंगल से मिलती है या उसका इमेज की जो है वो ब्रेक हुई होती है और उसको हमें दोबारा से डीफॉर्म करना पड़ता है। तो अगर हम उसको ठीक तरीके से या हमारा कंप्यूटर उसको ठीक तरीके से सेंस नहीं कर पाता तो डीफॉर्मेशन की वजह से भी एक जो है वो चैलेंज क्रिएट हो सकता है कि इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से गेट नहीं हो रही और उससे नेक्स्ट जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक से नहीं चल रही होती। नेक्स्ट चैलेंज इज अबाउट ऑब्जेक्ट इंट्रा क्लास वेरिएशन। ऑब्जेक्ट इंट्रा क्लास वेरिएशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट इंट्रा क्लास वेरिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट तो एक है, मींस चेयर है आपके पास। अब चेयर के अंदर आपके पास इशू क्या आ रहा है? उसी शेप, चेयर की शेप हमने सिर्फ बदल दी है। फर्स्ट वन जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर 4 व्हील्स हैं और वो चेयर कहला रही है। अगली नीचे चेयर देखें तो वहां पर हमारे पास 6 जो है ना उसके पाँव है। 6 पाँव का मतलब जो है कि एक ही चेयर है लेकिन उसका मकसद तो वही है कि उसके ऊपर बैठना है, लेकिन उसकी क्या चेंज हो गया, उसके अंदर वेरिएशन आ गया। ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएशन आने से अब कंप्यूटर के लिए मसला क्या पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर ने विजुअलाइज करना है, कंप्यूटर ने विजन देखना है, तो उसके अंदर हमने बैकएंड के ऊपर हो सकता है एक पिक्चर जो पहली वाली है वो स्टोर करवाई हुई है, तो उसके अंदर चीज़ों को, एंगल को देखने का, चीज़ों को विजुअलाइज करने का उसके अंदर फिर मुश्किल आनी शुरू हो जाएगी। मुश्किल आने से नुकसान क्या होगा कि आपके पास वो ठीक से जो है वो इन्फॉर्मेशन गेट नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन गेट होने से आगे डिसीजन मेकिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकेगी। हो सकता है वो आगे से फॉल्सी आउटपुट क्रिएट करे। फॉल्सी आउटपुट मीन वो ऐसी आउटलायर्स को लेना शुरू कर दे जो कि आपके आउटपुट को टोटली जो है वो वेग कर दे, एम्बिगुअस कर दे या उसको जो है वो खराब कर दे। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट जो चैलेंज है दैट इज लोकल एम्बिग्विटी। लोकल एम्बिग्विटी क्या है कि आपकी इमेज जब कैप्चर कर रही थी, आपका कैमरा जब चीज़ों को सेंसिटाइज कर रहा था, कैप्चर कर रहा था, उससे ठीक तरह से कैप्चरिंग नहीं हुई। अब कैप्चरिंग नहीं हुई तो उसने क्या क्रिएट किया, ब्लर, जैसे वेग आती है या ब्लर पिक्चर आ जाती है। सो वो क्या होती है, वो एम्बिग्विटी क्रिएट करती है। एम्बिगुअस डाटा अगेन आपके पास एरर की तरफ या फॉल्सी आउटपुट की तरफ लेकर जाता है। सो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, सो इमेजेस आपके पास हमेशा कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन उन्हीं कंफ्यूजिंग इमेजेस से हमें लेना क्या होता है, उससे कुछ ना कुछ इमेजेस से हमें क्यूज मिल जाते हैं। क्यूज मीन या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल जाती है जो कि हमें नेक्स्ट टू आउटपुट की तरफ लेके जा सकता है। सो हमें क्या करना होता है, उसी कंफ्यूजिंग इमेज में से उसमें से देखना होता है कि नेक्स्ट हमें क्या चीज़ जो है वो उसमें से मिल रहा है। तो हमारा काम इंटरप्रिटेशन होता है कि हम उसी कंफ्यूजिंग इमेज से इंटरप्रेट करें और उसमें से जो क्यूज मिले हैं उसको फर्दर इंटरप्रेट करते हुए उससे इंफॉर्मेशन गेट करें। उससे फ़ायदा क्या मिलता है, उससे फ़ायदा ये मिलता है हम कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर वही चैलेंजेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। हम चाहें तो अपॉर्चुनिटीज़ को चैलेंजेस बना दें और चाहें तो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ बना दें। डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हो, कि आप अपनी चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बनाना चाह रहे हो। चैलेंजेस में से कुछ आपको अगर कुछ मिल रहा है, कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो उन चीज़ों में से फर्दर इंटरप्रिटेशन करके, उन चीज़ों में से फर्दर प्रोसेसिंग करके आप नॉलेज बना लो, अपॉर्चुनिटी बना लो, नॉलेजेबल चीज़ बना लो, या उससे आगे उसको फर्दर जो है वो चैलेंजेस की तरफ ले जाओ। ऑल थिंग इज़ अबाउट यू। सो हम हमेशा यही कहते हैं कि इमेजेस हमारे पास कंफ्यूजिंग होती हैं। सो उस इमेजिंग से हमें करना क्या होता है कि हमें क्यूज वगैरह को ढूंढना होता है और उसके आगे फर्दर प्रोसेस करना होता है।
नेक्स्ट थिंग इज योर इमेजिंग जियोमेट्री। इमेजिंग जियोमेट्री क्यों हम पढ़ते हैं? इमेजिंग जियोमेट्री क्योंकि हमें पता है हमारे पास जब भी विजुअलाइजेशन की बातें होती हैं, विजन की बातें आती हैं, तो हमारे पास इमेजिंग जियोमेट्री की बातें आती हैं। इमेजिंग जियोमेट्री की इसलिए बात आती है क्योंकि हमारे पास जितनी भी इमेजेस बन रही होती हैं उसके अंदर एक्सिस यूज हो रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे होते हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई ना कोई ओरिजिन पॉइंट होता है जहां से काम स्टार्ट होता है। मींस कहीं ना कहीं से हम इमेज को ड्रॉ करना और हम कहीं ना कहीं आगे फर्दर मूव करते हैं, एक्स एक्सिस को मूव करवाते हैं, वाई एक्सिस को मूव करवाते हैं, या जी एक्सिस, अगर 3 डायमेंशन में काम हो रहा है तो हम जी एक्सिस को मूव करवाते हैं ताकि फर्दर हमारे पास जो है वो हम चीज़ों को बना सकें, ड्रॉ कर सकें और उसकी प्रॉपर जो है वो प्लेन को जो है वो समझ सकें। नेक्स्ट, इमेज ज्योमेट्री ही हमें एनेबल करती है कि किस तरह से हम चीज़ों के अंदर काम करें, दैट इज इमेज फिल्टरिंग एंड एनहांसिंग। अगर हम इमेज ज्योमेट्री को समझते हैं तो वही हमें एनेबल करता है कि हमने किस तरह से इमेज के अंदर फिल्टरिंग करनी है और उसके अंदर एनहांसमेंट करनी है। हम इमेज की जितनी भी स्मूथिंग हो रही होती है, एज की डिटेक्शन हो रही होती है, या आपके पास आजकल कैमरास के अंदर ऑप्शन होता है कि आप इमेजेस को इन्हांस कर लो, उसके अंदर फिल्टर्स अप्लाई कर लो, या उसके अंदर ब्राइटनेस को इन्हांस कर लो। तो वो क्या चीज़ें हो रही होती हैं, आपके पास ज्योमेट्री को या क्रॉप करते हो तो क्रॉप करने में आप एक्सिस या एजेस को ही तो चेंज कर रहे होते हो। अब वो चेंज कैसे होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस को चेंज करते हो तो कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज होते हैं ना। मींस इमेजिंग ज्योमेट्री जो है वो आपके पास इन्वॉल्व हो रही होती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू रीजन सेगमेंटेशन। रीजन सेगमेंटेशन क्या होती है हमारे पास, कि आपके पास एक पिक्चर है और उस पिक्चर के अंदर एक पिक्चर से हमने रीजन्स को सिर्फ चेक करना है। रीजन्स क्या है कि हम देखें कि उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जिस चीज़ों को हमने टारगेट करना है हम सिर्फ उन चीज़ों को टारगेट करें और हम जो है अपना आगे फर्दर प्रोसेसेस कर लें। मींस रीजन सेगमेंटेशन के अंदर हम सिर्फ अपने टारगेट वगैरह को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन अगेन उसके अंदर भी हमारे पास जो चीज़ें डिपेंड करी होती हैं वो डिपेंड करी होती हैं जियोमेट्री। मींस कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई एक्सिस या जी एक्सिस, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हम उनको ले लेते हैं। अब इस इमेज के अंदर हमारे पास दरख्त नजर आ रहा है, कुछ घास नजर आ रही है, और बैकएंड के ऊपर हमारे पास कोई ना कोई बिल्डिंग है जो नजर आ रही है, लेकिन उसके अंदर से हमारे पास जो रीजन्स हैं हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन रूल इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। अगर तो हमें पूरी इमेज को अगर रीजन्स बनाना है तो हम उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक पार्ट को, जैसे हम इस इमेज को जैसे हम क्रॉप करते हैं और क्रॉप करने के बाद उसके रीजन्स बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन कि हमने कितनी ऑब्जेक्ट्स को जो है इसके अंदर से कैप्चर करना है, सो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। द लास्ट वन थिंग इज योर शेप एनालिसिस। शेप एनालिसिस क्या होती है कि हम जितनी भी डिटेक्शन होती है डिपेंड्स ऑन शेप एनालिसिस होती है जी। चीज़ें हैं किस तरह की, हम पीछे पढ़े थे कि आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर इंट्रा क्लास वेरिएशन आ जाता है। ऑब्जेक्ट के अंदर इंट्रा क्लास वेरिएशन किस बेस के ऊपर आ रहा था, शेप के ऊपर। सो हमें करना क्या होगा, हमें शेप को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर एक चीज़ है उसकी मुख्तलिफ शेप्स आ सकती हैं तो हमें उन सब को एनालाइज करवा कर एक जेनेरिक फॉर्म में रखना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ जब भी कंप्यूटर के सामने आए तो कंप्यूटर उसको जो है वो विजुअलाइज कर सके। ये ना हो कि कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाए। अगर हमने कंप्यूटर को सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर उसकी लर्निंग करवाई होगी, एक ही तरह से उसके अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोरिंग करवाई होगी एक इमेज, तो उससे नुकसान क्या होगा, नेक्स्ट किसी और शेप की आपके पास चेयर आएगी तो वो कभी भी उसको सेंसिटाइज नहीं करेगा। उस उल्टा नुकसान क्या होगा, आपके जो है ना वो सेंसर वो कंफ्यूज हो जाएगा, बार बार रिकैप्चरिंग करने की कोशिश करेगा। रिकैप्चरिंग से होगा क्या, आउटपुट फिर भी कुछ नहीं आएगी और आप एट द एंड आउटपुट के ऊपर नहीं आ सकोगे। सो ऑब्जेक्ट की इंट्रा क्लास को जो है इशू को ख़त्म करने के लिए हम करते गए शेप का एनालिसिस करते हैं, जो हमें किस तरफ लेके जाता है, चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी दे देता है। चीज़ों के अंदर जितनी भी उसकी वेरिएशन होते हैं उसके बारे में हमें बता देता है, जिससे फ़ायदा क्या मिलता है कि हमारे पास एक वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर काम हो जाता है। सो यही बेसिकली कंप्यूटर विजन का एम होता है कि हाँ किस तरह से मशीन्स जो है वो चीज़ों को देखती हैं, किस तरह से चीज़ों को देखने के बावजूद उससे इंफॉर्मेशन को गेट करती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।